नमस्ते बच्चों, चलते हैं चैप्टर 1 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 अपना वास्तविक संख्या चल रहा है और इस चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 तक अपने पीछे वाले वीडियो में कर लिए थे। और इस चैप्टर 1 के इस वीडियो से पहले 5 वीडियो बन चुके हैं, 5 वीडियो हो चुके पूरे। उन 5 वीडियो को मैंने एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे भी लगा रखा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इस सारे वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। और प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। मोबाइल की स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा आ चुका है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, नए सत्र 2021-22 के जो नए विद्यार्थी है जो क्लास 10 में हो चुके हैं, पिछले साल 9th क्लास से प्रमोट होकर वो क्लास 10 में हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आप ही अपने जो दोस्त क्लास 10 में है जिनको आप पहचानते हो उन तक जरूर शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर दूसरा में अपने चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बता देता हूं, अपने सवाल को नीचे से अच्छे तरीके से क्लियर करवाएंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, यदि जो b आप जानते हैं a बराबर bq+r, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है जिसमें क्या होता है, बाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से यदि b का मान अपन यहाँ पर 6 ले ले, यदि यहाँ पर b का मान कितना ले ले स्टूडेंट्स, अपन 6 ले ले। b का मान 6 का मतलब क्या हुआ कि भाजक यदि किसी भी संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। किसी भी संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है, जो r है वो 0 के बराबर आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन 20 से तो क्या आएगा, r सदैव छोटा ही आएगा। क्या आएगा, सदैव छोटा ही आएगा। तो ध्यान दो, कोई भी संख्या में 6 का भाग दे तो यदि जैसे मान लो संख्या ले लेता हूं मैं 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, ये मैंने संख्या ले ली। अब यहाँ पर 30, यदि 30 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 30 बराबर में क्या लिख दूंगा, 6 का भाग दूंगा 6 × 5 + 0, ठीक है। और 31 को मैं क्या लिखूंगा, 31 बराबर 6 × 5 + 1, ठीक है। 32 को मैं क्या लिखूंगा, 32 बराबर 6 × 5 + 2, सही है। 33 को मैं क्या लिखूंगा, 33 बराबर 6 × 5 + 3। मतलब यदि 30 में 6 का भाग दिया जाए, b का मान कितना है यहाँ 6, 30 में यदि 6 का भाग दिया जाए 6 × 5 = 30, शेषफल 0। 31 में यदि 6 का भाग दिया जाए 6 × 5 = 30, शेषफल 1। 32 में यदि 6 का भाग दिया जाए 6 × 5 = 30, शेषफल 2 हो गया। 6 × 5 = 30, शेषफल 3 हो गया। इसी तरीके से 34 6 × 5 प्लस में 4 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से 35 और इसी तरीके से 35 में क्या होगा, 35 बराबर क्या होगा, 6 × 5 प्लस में 5 हो गया। और इसी तरीके से 36 जो है, 36 है, 36 रिटर्न वापस आ जाएगा, वो 36 है। तो 36 बराबर क्या होगा, 6 × 6 प्लस में 0, ठीक है। तो ये किस रूप का हुआ, a बराबर 6q + 0, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, a बराबर 6q हो गया है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 6q + 1,
तो ये इस रूप का हो गया। यहां पर a बराबर क्या हो गया, a क्या है, a धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक विषम भी हो सकता है और सम भी, दोनों a जो है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ही है। a पूरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही स्टूडेंट्स, a जो है वो यहाँ पर, लेकिन अपने को सिद्ध कौन सा करना है, विषम करना है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ क्या हो गया 6q प्लस 2, और यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 3, और यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 4, और यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 5, और यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 0, रिटर्न 6q हो गया, तो वापस 6q हो गया, ठीक है। तो कोई भी जो संख्या है, कोई भी संख्या है, यदि b 6 है, मतलब यदि भाग 6 का दिया जाए तो वो क्या क्या हो सकती है, 6q हो सकता है, या 6q प्लस 1 हो सकता है, या 6q प्लस 2 हो सकता है, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5, वापस 6q, दोबारा 6q चल पड़ा, वापस 6q प्लस 1, इस तरीके से दोहराता जाता है। लेकिन शेषफल 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 4, देखो ये शेषफल है, ये 0 रहा, ये 1 है, ये 2, ये शेषफल है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये वापस 0 आ गया। तो अब अपने को सिद्ध क्या करना है, यदि b 6 है तो कितनी प्रकार की संख्या हो सकती है, 6 ही प्रकार की हो सकती है, 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, ठीक है। कितनी हो गई, पूरी 6 हो गई, किस लिए, 0 के कारण से हो गई ना 6, 0 हो गया, एक शेषफल 1 की, एक शेषफल 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से। लेकिन सिद्ध क्या करवा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। मतलब अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को विषम वाला सिद्ध करके बताना है। कौन कौन से, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, एक तो ये रहा, 6q प्लस 3 एक ये रहा, और एक 6q प्लस 5 एक ये रहा, ये 3 ही अपने को साबित करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से आपको बताया है। तो ध्यान दो, यदि आपका शेषफल यदि आपका 5 है, शेष भाजक यदि 6 है, तो कितने प्रकार की संख्या बन सकती है, भाजक यदि 6 है तो संख्या कितनी प्रकार की बन सकती है, 6 प्रकार की बन सकती है। और यदि भाजक 5 है तो 5 प्रकार की बन सकती है, जितना भाजक, जैसा जो भाजक हो उतनी प्रकार की बन सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। अब मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा आया था, पहले तो मैं आपको वही बता दूं। इस टाइप का क्वेश्चन था एग्जाम्पल अपना तीसरा जो एग्जाम्पल था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, तीसरा एग्जाम्पल था। और अब अपना एग्जाम्पल जो दूसरा था वो भी शायद इसी टाइप का था। वहां पर b का मान अलग अलग था, वहां पर b का मान 4 था, उसमें b का मान कितना था, 4 था, लेकिन यहाँ पर b का मान कितना है, 6 है। तो अब देखो, जब सम और विषम दोनों सिद्ध करवाए तो अपने को धनात्मक पूर्णांक ही मानना है, सम और विषम दोनों सिद्ध करवाए तो धनात्मक पूर्णांक ही मानना है, और केवल सम सिद्ध करवाए तो सम धनात्मक पूर्णांक मानना है, विषम सिद्ध करवाए तो विषम धनात्मक पूर्णांक मानना है। लेकिन यहाँ पर कौन सा सिद्ध करवा रहा है, प्रश्न में देख लीजिए, विषम सिद्ध करवा रहा है तो विषम मानना है। तो अपने को मान लेना है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, a मान लिया है। कौन सा मान लिया मैंने, धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिया है मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसके बाद में प्रश्नानुसार भाजक जो b है वो कितना है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4 और 5। सॉरी, भाजक भी कितना है, 6 है, भाजक भी कितना है, 6 है, b बराबर 6 है। तो आपके सामने जो भाजक है, भाजक क्या होता है, जिसका भाग दे, प्रश्नानुसार भाजक b बराबर कितना है, 6 है। तो संभावित शेषफल, क्या क्या शेषफल आएंगे, तो संभावित शेषफल मतलब जो r का मान है वो क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है,
संभावित शेषफल लगा दिया तो फिर हो सकता है की जरूरत नहीं है संभावित शेषफल ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में देखना संभावित शेषफल ये है। अब अपने यूक्लिड विभाजन पर में का सूत्र लगा के उसमें मान रख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से क्या है सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा होगा r और b से क्या होगा, छोटा होगा। अब मान रख देते हैं a बराबर 6q प्लस 0। देखो a का a ले लिया मैंने और b का मान 6 है और q का q है, शेषफल मैंने 0 ले लिया। यहाँ लगा देते तथा या लगा देते हैं, मतलब 6q प्लस 1 भी हो सकता है या भी हो, या लगाएंगे सही रहेगा। और a बराबर 6q प्लस 0 और a बराबर 6q प्लस 1। शेषफल में लेता जा रहा हूँ मतलब r। देखो a का a है, b की जगह 6 है, q की जगह q है, लेकिन r 0 ले लिया, इधर 1 ले लिया। ठीक है, ये क्या बन गया वापस 6q बन गया। तो इधर बताइए a बराबर 6q प्लस 2, इधर बताइए a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। ये लो आपके सामने बन गई। कितने बन गई, 3 इधर हो गए और 3 उधर हो गए। 0 1 2 3 4 और 5 विषम वाले इधर हो गए, विषम वाले उस तरफ हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो चूंकि यहां 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये सभी 2 से वाज्य है। ये सभी 2 से वाज्य है, ये सभी 2 से वाज्य है। मतलब ध्यानपूर्वक देखिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये जो 3 है इन तीनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। मतलब ये सभी 2 से वाज्य है स्टूडेंट्स। किससे वाज्य है, ये सभी 2 से वाज्य है। या ये सभी मतलब कोमा लगा के लिख देते हैं। यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 कोमा लगा के लिख देते हैं, 2 से वाज्य है। यहाँ 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सभी 2 से वाज्य है, 2 से वाज्य है। ये लो इसे लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी क्या है, ये 2 से वाज्य है। इसलिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है। यदि 2 से वाज्य होगा, जो भी संख्या 2 से वाज्य होगी वो समधनात्मक पूर्णांक है। मतलब 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है। मतलब समधनात्मक पूर्णांक होगा ये, क्योंकि ये सभी 2 से वाज्य है और 2 से वाज्य होने वाली सारी की संख्या कैसे होती है, समधनात्मक पूर्णांक होती है। तो ये सारे समधनात्मक पूर्णांक है। लेकिन अपने को विषम सिद्ध करना है, अपने को कौन सा सिद्ध करना है, विषम सिद्ध करना है। 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए लगा देते, फिर वापस भी इसलिए लगाते, इसलिए 6q प्लस 1 या, तो अब ये बताइए जो यदि ये 3 जो है कौन कौन से, 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये जो 3 है 1 2 3, यदि ये सम है तो शेष कौन बचे, वो 3 बचे ना, एक वाला शेषफल 1 वाला, शेषफल 3 वाला, शेषफल 5 वाला। ये 3 क्या होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। मतलब इसलिए ये सभी कैसे होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः
अतः अब अतः वाली लाइन में लिख देंगे कि भाई इस रूप के ये जो 3 है वो किस रूप के होते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। अतः कोई भी अब परसेंट के हिसाब से अपने को लिखना लाइन, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये लो, ये अपना एग्जाम प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और दोहरा देता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देखिए इसको, किस तरीके से ध्यान से समझिए इसको। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको कैसे समझिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने को देखो, जब प्रश्न में सम सिद्ध करवाए तो अपने को समधनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, और विषम सिद्ध करवाए तो विषम मानना है, क्योंकि जो सिद्ध करवाए वो तो लेना है अपने को, जो सिद्ध करवाए वो ही अपने को मानना है। तो और यदि सम विषम दोनों सिद्ध करवाए तो दोनों लेना। इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करवा रहा है, केवल विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करवा रहा है, इसलिए मैंने इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करवा रखा है। इसलिए मैंने क्या माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। और यदि सम और विषम दोनों सिद्ध करवाए तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, इसमें विषम सिद्ध करवा रहा था तो विषम मैंने लिख दिया। अब प्रश्न में ये देख लेना, भाजक कितना है, 6 है। 6 तो संभावित शेष पर क्या होगा, 6 से कम, 6 नहीं लेना है, 0 1 2 3 4 मतलब 5 तक लेना है। ठीक है, अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब a बराबर 6q+0 इधर ले लिया, a बराबर 6q+1 इधर ले लिया, ये 6q हो गया, लोके 6q+2 3 उधर आ गया, 4 इधर 5 इधर आ गया। यहाँ 6q या 6q+2 या 6q या 6q+2 या 6q+4 मतलब ये 3 कौन कौन से, 6q या 6q+2 या 6q+4 सभी 2 से बाजे हैं। मतलब यहाँ 6q या 6q+2 या 6q+4 सभी 2 से बाजे, ये सभी 2 से बाजे है। इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यदि ये 2 से बाजे है तो फिर ये 6q+1 और 3 और 5 ये क्या होंगे, ये 2 से बाजे है और ये 2 से बाजे है, तो ये कैसे समधनात्मक पूर्णांक है। तो शेष क्या बच गए, विषम धनात्मक पूर्णांक बच गए। 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 सभी विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। सभी कैसे होंगे, अब विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसी के साथ अपन आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप क्वेश्चन को देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों, सेना की टुकड़ी को 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले दोनों समूह की समान संख्या वाले इस समूह में मार्च करना है। मतलब दोनों समूह में समान संख्या रहे, सैनिकों की जो संख्या है वो समान रहे, उनमें मार्च करना है। उन समूह की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 समूह है सेना का, और उन दोनों समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मैं लिख देता हूं, दोनों समूहों में सदस्य 616 और 32, दोनों समूह
दोनों समूहों में सदस्यों की संख्या 616 और 32। दोनों समूहों में सदस्य 616 और दोनों समूहों में सदस्य 616 और 32। तो अपने को क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह को इन दोनों समूहों में ये जो सैनिकों की संख्या है, इन दोनों समूहों को यथार्थ इन सैनिकों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले मतलब प्रत्येक स्तंभ में समान सदस्य हो, उनमें मार्च करना है। तो आगे क्या करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम यहां लिख देते हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 616 और 32 का 616 और 32 का क्या निकालना है, का एचसीएफ। यदि 616 और 32 का अपन एचसीएफ निकाल देंगे तो अधिकतम स्तंभों की संख्या अपने पास से प्राप्त हो जाएगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है वो आ जाएगी अपने पास। तो चरण नंबर वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन एचसीएफ करेंगे। चरण नंबर 1 माना कि ए 616 हो जाएगा, ए क्या है 616 है, और बी क्या है तथा बी है कितना 32। यहाँ 616 बड़ा है किससे, 32 से। 616 बड़ा है 32 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ 0 से बड़ा, यहाँ जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। 616 32 गुना, अब 616 में अपन भाग देंगे किसका, 32 का। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 एकम 32 कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा स्टूडेंट से। तो बचेगा कितना, 9 यहाँ बच जाएगा, 11 में से 2 गए 9 बचेगा, 5 में से 3 गए 2 यहाँ पर बचेगा 6, 296। तो 32 को गुना कर देंगे अपन, किससे गुना करें कि ताकि इतना आ जाए अपने पास। तो 8 से गुना करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 256 हो गया। तो 256 और बाकी करेंगे तो इससे छोटा ही बचना चाहिए, और जाएगा 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, क्योंकि देखो 6 0 हो गया, 9 में से 5 गए 4, 40 बच गया, बल्कि यहाँ 32 से कम ही बचना चाहिए था, तो एक बार और बढ़ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 28 से 278 कितना हो गया, 278। यहाँ पर आएगा कितना, 278 कितनी बार, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो बाकी कर देते हैं, 16 में से 8 गए 8 और 18, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए कितना क्या आ गया अपने पास। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 278 और 18 यहाँ पर बच जाएगा शेषफल। तो आपके सामने 278 है, 16 में से 8 गए तो 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 2 18 असल की 1 होगी, 9 3 27, 27 और 1 28, यहाँ पर 28 आएंगे, सॉरी कितना आएगा या 28 आएगा। 28 आने के कारण से यहाँ पर 0 बच जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर यदि 616 में 32 का भाग दिया तो आपके सामने 19 तो भागफल आया और शेषफल कितना आया 8। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखो 616 है ए, बी कितना है 32 गुना क्यू मतलब भागफल, और भागफल 19 है, और शेषफल अपने पास कितना है 8 है। शेषफल कितना है अपने पास 8 है। तो अपन क्या करें, 616 में मैंने 32 का भाग दिया तो मेरे पास भागफल 19 आए और शेषफल 8 आए। तो ये लिख देता हूँ, यहाँ शेषफल जो है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है। शेषफल क्या नहीं है स्टूडेंट्स, 0 नहीं है।
ठीक है। तो 0 नहीं है तो चरण नंबर कौन से में चलेंगे अपन, 2 में चलेंगे। 2 में चल के अपन क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर है, a कितना होगा, पीछे वाले चरण में जो b था वो आगे वाले चरण में a होगा। पीछे वाले चरण में b क्या है 32, आगे वाले और पीछे वाले चरण में जो r है वो आगे वाले चरण में b होगा। r कौन है, 8 है। हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ जो 32 है वो बड़ा है किससे, 8 से, इसीलिए मैंने 32 को a और 8 को b माना है। अब लगा देता हूं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से a बराबर BQ प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और b से क्या होगा छोटा। a 32 है और b 8 है, 8 का भाग 32 में 4 बार जाएगा और शेषफल आपका 0 बचेगा। यहाँ शेषफल कितना है स्टूडेंट्स, बराबर, यहाँ शेषफल 0 है। यहाँ शेषफल कितना है स्टूडेंट्स, 0 है, और 0 है तो HCF आ चुका है, इसलिए 616 और 32 का जो HCF है वो कितना आ गया, देख लीजिए 616 और 32 का जो HCF है वो कितना आ गया, B का मान कितना हो गया 8, कितना आएगा 8 होगा। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या लिखा आपने, अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32 का क्या निकलेगा HCF। तो 616 और 32 का जो HCF निकला वही अपना आंसर होगा। लेकिन आंसर में अपने को क्वेश्चन वाला HCF नहीं पूछ रहा आपसे क्या पूछ रहा है, वो जो दो समूह में जो सैनिक है और ये सैनिक अधिकतम कितने सैनिक, कितने अधिकतम इन सैनिकों से समान सैनिकों के अधिकतम कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं, उन अधिकतम स्तंभों की संख्या याद करनी है। और मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो में यह भी बोला था कि अधिकतम और क्वेश्चन में न्यूनतम आ जाता है, उस स्थिति में आपको HCF ही करना होता है। क्या करना होता है स्टूडेंट्स, HCF ही करना होता है। तो अपने को HCF अतः वाली लाइन लिखनी है। मतलब क्या पूछा था इसने, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अतः मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, या अतः मार्च के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अतः वाली लाइन लिखनी है अपने को, अतः मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या। यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देख लो, अतः मार्च करने के लिए, या अधिकतम स्तंभों की संख्या लिख देता हूं, इतना ही जगह कम है मेरे पास यहाँ। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी है, 8 है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 है। मतलब उन्हें, ये जो सैनिक है, इन सैनिकों का यदि समान समान लेकर 8 स्तंभ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं, 8। एक ऐसा है जो इसमें भी मौजूद है, और मतलब 8 एक ऐसा मान है, 8 बड़ा से बड़ा एक ऐसा मान है जिसका पूरा भाग 32 में भी जाता है और 616 में भी जाता है। इसलिए 8 इन दोनों का क्या कहलाया, HCF कहलाया। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। इसी के टाइप का एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 4 जो बर्फियों वाला एग्जाम्पल था, पीछे आपने पढ़ा था एग्जाम्पल, वो उस टाइप के, ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के। उसमें भी अधिकतम न्यूनतम का जिक्र हो रहा था, यहाँ पे भी अधिकतम न्यूनतम का जिक्र हो रहा है। और जब भी क्वेश्चन में अधिकतम और न्यूनतम का जिक्र हो, उस टाइम पे HCF ही निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने स्टूडेंट्स इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 क्लियर करवाया है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली आपकी 1.1 जो चल रही है, इसके प्रश्न नंबर 3 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5वां, 5 सवाल इस एक्सरसाइज में है, 2 सवाल और बच रहे हैं, 4था और 5वां, जो अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स साथ ही आप वीडियो को
अपने जो नए दोस्त जो है जिनको वीडियो के चैनल के बारे में अपने को पता नहीं है उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आया और कौन सा सवाल किस तरीके से कैसे समझ आया, कमेंट जरूर से करें कमेंट्स बॉक्स में। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद,